एक आशिक चाहने वाला कोई किसी के पीछे पड़ता है, किसी को चाहता है, किसी से मोहब्बत करता है, प्यार का इकरार करना चाहता है, तो क्या बोलता है? एक आइडियल लव स्टोरी कैसी हो सकती है? आज फिर दिल ने ये बात कही है, किसी हमनशी से फिर ये आस जगी है। हो रहा है कुछ जर्रे जर्रे में जो बरसों से ना हुआ, मच रही है तड़प ऐसे जैसे दिल को किसी ने छुआ। पास आने की हिम्मत मगर दिल को हुई ना, दूर जाने का खौफ बेजबरन खुद को सताने लगा। है ना कोई उम्मीद मुझे, किस्मत पे है इतना भरोसा, मुकम्मल ना रह सके हैं हम कभी, दिल लगी मेरे लिए है एक सजा। मगर ख्यालों में तो हम हैं यूं ही खोए हुए, मगर ख्यालों में तो हम हैं यूं ही खोए हुए। आप ना हुए कभी तो क्या हुआ, आपका ख्याल ही हमारे सुकून का सबब बना। कितना अच्छा होता ना अगर हर लव स्टोरी में इंसान किसी को चाहता, मोहब्बत करता, प्यार करता। अगर सामने वाला उसको पसंद कर रहा है तो प्यार कामयाब हो जाएगा, अगर ना पसंद कर रहा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं सुकून से उसकी जिंदगी से हट जाऊं। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता कि हमें फिल्में, किताब, सक्सेसफुल कहानियां सिखाती हैं एक हीरो को हीरोइन के लिए क्या करना चाहिए, कैसे उसे पाना चाहिए, कैसे उसे हासिल करना चाहिए। पर कभी हमें कोई किताब या कोई फिल्म रिजेक्शन हैंडल करना क्यों नहीं सिखाता बॉस? सवाल है ना, सवाल है ना। इसका जवाब आपको हमारी एसिड अटैक सर्वाइवर्स से बेहतर कोई नहीं दे सकता। तो पेश है, मैं वेलकम करता हूं हमारे इस अवेयरनेस सेशन में, जहां हम आज ये बताने आए हैं कि स्टॉप एसिड अटैक का मुद्दा क्या है, एसिड अटैक क्यों होता है, और सबसे जरूरी बात, आपके जिंदगी में किस तरह से एसिड अटैक कनेक्टेड। सो होल्ड टाइट, शीरोज की कहानी, शीरोज की जुबानी। अंशु जी, यू कैन स्टार्ट। हम सबका, आप सबको इमोशनल करने का बिल्कुल इरादा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी स्टोरी सबके दिलों तक पहुंचे, और जब हम लोग बताएंगे तभी आप लोग हमें समझ पाएंगे। तो थैंक यू इतिका, सबसे पहले कि आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, और चंडीगढ़ में हमारा ये पहला शो है इतिका के जरिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपनी स्टोरी। मेरा नाम अंशु राजपूत है और मैं बिजनौर से बिलोंग करती हूँ। बिजनौर में मेरा छोटा सा गांव है जहाँ पे मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, और मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था, और मेरे ऊपर एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था, और मेरी एज उस टाइम पे 15 साल की थी। अटैक करने का रीज़न ये था कि वो जो 55 साल के बूढ़े व्यक्ति थे वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते थे, और वो मेरे से वन साइडेड लव करते थे। और मैं 10th क्लास की स्टूडेंट थी, और वो काफ़ी लंबे समय से मेरा पीछा कर रहे थे। और एक दिन उन्होंने मेरा साइकिल रोका, और उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ। तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा कि मैं 15 साल की और वो 55 साल के, वो मेरे प्रति ऐसा कैसे सोच सकते हैं। तो मेरे मन में एक डर भी था कि मैं एक गाँव से बिलोंग करती हूँ, और गाँव में लड़कियों को मतलब खुल के जीने की इजाज़त नहीं होती है। जब वो 12th पास कर लेती हैं या मतलब 18 साल की हो जाती है तो उनकी कम एज में शादी कर दी जाती है। तो मेरे भी मन में यही था कि जब मैं 12th पास कर लूँगी तो शादी कर दी जाएगी, क्योंकि लड़की को एक सपने देखने की इजाज़त तो होती है पर उनको पूरा करने की इजाज़त नहीं होती है। और घर में भी मतलब इतना कंफर्टेबल जोन नहीं मिलता है कि अगर उसके साथ कोई भी छेड़खानी हो रही है या कोई भी हादसे से वो गुजर रही है तो वो खुल के अपने घर वालों के सामने बता सके। तो जब उन्होंने मेरे लिए प्रपोज किया तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सबसे पहले मुझे किसको बताना चाहिए घर में, मैं किसको बताऊं जो मुझे समझ सके, क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर मैंने घर में बताया तो कहीं मेरी कम एज में शादी ना कर दी जाए, कहीं मेरी पढ़ाई ना रोक दी जाए, कहीं मुझे घर में ना कैद कर लिया जाए, कहीं मेरे गाँव में बदनामी ना हो जाए। और एक लड़की की बदनामी तो उसकी इमेज उसके लिए कितनी मायने रखती है आप सब जानते हैं। तो फिर मैंने काफ़ी लंबे समय तक मतलब इन सब प्रॉब्लम से मैं जूझती रही, और डर था मेरे मन में कि कहीं मतलब
कि क्या हो जाएगा आगे मेरे साथ। तो मैंने अपनी पढ़ाई भी मतलब रोक दी और मैं घर में ही रहती थी और मैं हफ्ते हफ्ते स्कूल नहीं जाती थी। तो मम्मी पापा ने नोटिस किया कि जो लड़की मतलब हर रोज स्कूल जाती है वो अब हफ्ते स्कूल नहीं जाती है, और स्कूल से भी शिकायतें आने लगी थी क्योंकि मेरी अपसेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो मम्मी ने मेरे से पूछा, काफ़ी टाइम तक मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं करती थी अपने घर वालों के साथ, क्योंकि कभी ऐसा कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड ही नहीं कराया गया मुझे। फिर इसके बाद मम्मी ने मेरे को दिलासा दिया, हिम्मत दी कि आप मुझसे बताइए और मैं आपका साथ दूंगी और कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी और हर एक मोमेंट पे आपका साथ दूंगी। तो मैंने डरते डरते अपनी मम्मी और पापा को बताया। फिर मेरे मम्मी पापा ने मतलब गुस्सा किया, जैसे हर पेरेंट्स का रिएक्शन होता है कि कोई मेरे बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। फिर मेरे भाई ने उनको समझाया कि आप उनकी फैमिली से, उनके बच्चों से जाके प्यार से बात कीजिए, क्योंकि जो प्यार से समझा सकते हैं तो वो लड़ाई झगड़े में नहीं समझा सकते हैं। तो मम्मी पापा उनकी फैमिली के पास पहुंचे, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है ना कि अपनी गलती हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे मम्मी पापा के साथ झगड़ा किया। झगड़े में पूरे गांव वालों को पता चला। फिर गांव वालों ने धमकियां दिया कि आपको शर्म नहीं आती, अपनी मतलब इतनी छोटी लड़की के साथ ऐसी हरकतें करते हुए, और आपसे घर जाइए नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो फिर मुझे लगा कि सब लोगों ने समझाया, हो सकता है समझ गए हो, लेकिन उनके ईगो को ये बात हर्ट हो गई कि ये मेरी बदनामी ऐसी कैसे करा सकती है और ये मुझे इनकार कैसे कर सकती है। तो फिर उन्होंने मतलब जब मैं जा रही थी साइकिल से तो उन्होंने मेरे को एक डायलॉग बोला और कि तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। और मुझे लगा कि शायद ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि फिल्म सब देखते हैं आजकल, फिल्म के डायलॉग सब लोग दोहराते हैं, तो ये भी दोहरा रहे होंगे। तो फिर उसके बाद ये नहीं सुना था कि इतनी बड़ी घटना मुझ पर हो जाएगी या एसिड अटैक जैसी घटना मुझ पर हो जाएगी, क्योंकि एसिड के बारे में ना कभी देखा था, ना कभी सुना था, ना कभी पढ़ा था। उसके बाद उन्होंने एक हफ्ते बाद ही मुझ पर घर पे सोते हुए तेजाब डाल दिया। तेजाब डालने के बाद पूरी स्किन मेल्ट हो गई और घर वालों को नहीं पता था कि क्या एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मेरे घर वालों की इतनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है और हम सभी लोग बहन भाई कभी छोटे थे। मेरा भाई उस टाइम पे 8 साल का था, तो घर वालों को नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। गांव के आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं था, क्या एक्शन लेना चाहिए। रात को 12:30 बजे समथिंग अटैक हुआ था, तो घर में कोई साधन नहीं था कि इमीडिएटली हॉस्पिटल में ले जाया जाए। फिर पापा ने कहीं से आस पड़ोस से साधन लिया और उसके बाद मुझे मतलब पुलिस स्टेशन लेकर गए। उस टाइम पे मेरी दोनों आंखें खराब हो चुकी थी और मेरी एक आंख अभी भी डैमेज है और मेरी आंख पूरी बाहर आ चुकी थी और मैं एकदम बेहोश होने लगी थी। फिर मेरे 2:30 बजे समथिंग FIR लिखाई। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन हॉस्पिटल में उन लोगों को नहीं पता था कि मेरे ऊपर कौन सा केमिकल यूज हुआ है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि एसिड में भी बहुत प्रकार के केमिकल होते हैं, एक लो होता है, एक हार्ड होता है। तो जो मेरे ऊपर केमिकल यूज किया गया था वो काफ़ी हार्ड था। तो उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने मेरे को रेफर कर दिया बिजनौर के लिए। बिजनौर में भी मुझे नहीं एडमिट किया। उसके बाद मुझे मेरठ के लिए रेफर कर दिया। मेरठ में भी उन लोगों ने नहीं मतलब एक्सेप्ट किया कि इसके पास मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसको घर लेके जाइए। लेकिन उस बीच में 13 घंटे हो चुके थे और 13 घंटे बाद मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट हुआ था, जब मम्मी पापा ने कहा कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है और आप सब लोग मतलब बिना कोशिश किए और उसको ऐसे कह रहे हैं, ये तो गलत बात होगी और जो भी होगा हम संभाल लेंगे, आप इनका ट्रीटमेंट तो करना स्टार्ट कीजिए। तो वहाँ पे मैं 12 दिन तक एडमिट रही, लेकिन मेरी हालत में कुछ भी सुधार नहीं आया। उसके बाद में मुझे मतलब दूसरे हॉस्पिटल में, पापा को उस टाइम पे किसी ने बताया था कि गांव के पास एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है, कॉस्टली है बहुत, लेकिन ठीक हो जाएगी। तो मम्मी पापा लेके गए। उस टाइम पे भी मैं देख नहीं पाती थी और मैं 7 मंथ बाद देखने लगी थी दिमाग से। और जब मैं पहली बार घर लौट के आई तो मेरे लिए सबसे कठिन समय था वो, कि समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया। जबकि हम सबको पता है कि जब एक लड़की किसी तरह से गुजर रही होती है तो समाज का साथ उसके लिए कितनी मायने रखता है। लेकिन उस टाइम पे जहाँ मेरे मम्मी पापा मुझे दिलासा दिए हुए थे कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक लड़की का फेस ना होना कितना मैटर करता है, और वो फेस नहीं है, पूरी जिंदगी खराब होने जैसा सब कुछ था, क्योंकि उस टाइम पे नहीं पता था कि अगला कदम क्या उठाना है। और मम्मी पापा ने कभी एहसास नहीं दिलाया कि कुछ हो गया है मेरे साथ। लेकिन जो मोहल्ले वाले आते थे सब लोग कमेंट करते थे कि अब इससे शादी कौन करेगा, और
फेस खराब हो गया है, हॉस्पिटल में जहर का इंजेक्शन लगवा दो, और आए दिन न्यूज़ निकलती है, आए दिन पुलिस वाले मोहल्ले में आते हैं और ये क्या कर रहे हो आप लोग। तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता था और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगने लग गया था, क्योंकि एक बात को अगर सामने कोई पेश कर रहा है आपकी, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं मानने लग जाते हो कि कहीं हम में ही प्रॉब्लम है। तो मैं भी मानने लग गई थी कि शायद मेरी ही गलती कहीं रही होगी जो मेरे साथ ये हादसा हुआ। और सच में मुझे मतलब इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि चेहरा तो सबको एक बार मिलता है, लेकिन तुमको दूसरी बार मिला है और तुम इस चेहरे के साथ बहुत कुछ कर सकती हो। और चेहरा मायने नहीं रखता है, तुम्हारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए जो कि तुम्हारे अंदर है, और तुम कुछ करके दिखाओ। अगर तुम अभी से गिव अप कर लोगी तो ये सोसाइटी वाले तो मतलब जो अच्छे लोग होते हैं उनको भी कभी उनकी काबिलियत की सराहना नहीं करती है, और तुमने कभी कुछ किया नहीं है तो तुम इतनी आसानी से कैसे गिव अप कर सकते हो। अगर तुमने गिव अप किया तो तुम्हारे अंडर को कौन सजा दिलाएगा। तो फिर उसके बाद काफी कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन मुझे वो बात हमेशा दिमाग में रही कि हाँ, मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आज मैंने गिव अप किया तो मेरी जगह कल दूसरी लड़की भी खड़ी होगी, कल दूसरी इशू भी खड़ी होगी। तो अगर मुझे लाइफ को जीना है और मुझे किसी लड़की को सेफ रखना है तो मुझे अपने अटैकर को सजा दिलानी पड़ेगी और मुझे जीना होगा। फिर मैंने वहीं से शुरुआत की अपने करियर की, और फिर उसके बाद मैंने छाव फाउंडेशन को ज्वाइन किया। छाव फाउंडेशन में ज्वाइन होने के बाद मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैंने अपनी काबिलियत को एक ऊंचाइयों तक लेके गए। उसके बाद मैंने एक पोस्ट वहाँ पे ज्वाइन किया, रीच आउट, और वहाँ पे एक टाइम ऐसा था कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन आज एक टाइम ऐसा है कि मैं और लोगों की सपोर्ट कर पाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से आज मैं इस स्प्रेडिंग स्माइल के प्लेटफॉर्म के जरिए आज मैं आपके सामने अपनी कहानी रख पा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू। जी, तो जैसा कि आप लोग ने देखा, अंशु का एक वन ऑफ द सर्वाइवर है जिनकी एक हीरोइक कहानी है। यहाँ कहाँ एसिड अटैक, एक यूपी के छोटे से कस्बे से निकली हुई अंशु आज वर्ल्ड रिनाउंड फेस है, जहां पे उनके बारे में लिखा जाता है, उनके बारे में वीडियोस हैं और वो टेडेक्स स्पीकर हैं। बट अंशु की तरह कई और सर्वाइवर्स हैं जो शायद इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। उनके साथ ये बेनिफिट नहीं रहता कि उनको ये प्लेटफॉर्म मिल पाए, सबके साथ मुमकिन भी नहीं है। तो आज हम इसको उजागर करने आए हैं। 7 साल से हमारे फाउंडेशन ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ काम किया है और हमारा फोकस था कि हम एसिड अटैक को मेन स्ट्रीम मीडिया तक लेके आए, बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया तक एसिड अटैक तो नहीं था। तो पिछले 7 साल में हमने सक्सेस का पैरामीटर अगर कोई कैलकुलेट करना चाहे तो कैसे करेगा। हमारे बारे में फिल्म आई छपाक, जो आप लोग सभी ने देखा है। हमारे फाउंडेशन के बारे में फिल्म आई, केसेस को उठाया गया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाया गया। पर एक डिसअपॉइंटिंग फैक्ट मैं आपके सामने आज रख दूं कि पिछले 5 साल में हमारे देश में 1453 एसिड अटैक केसेस हुए और लास्ट ईयर एनसीआरबी डेटा के मुताबिक, ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 326 एसिड अटैक के केसेस थे। यानी अगर आप कैलकुलेट करें तो हमारे देश में हर रोज किसी ना किसी के साथ एसिड अटैक हो रहा है। तो जब हमने पता किया कि रीजन क्या है, इवन दो मेन स्ट्रीम मीडिया में आज पता है सबको कि एसिड अटैक होता है, रीजन क्या है? रीजन है कि अवेयरनेस नहीं। आप मीडिया में न्यूज सुनते हैं, आपका इमोशनल ड्राइव हाई होता है, आप कनेक्ट करते हैं, बट आपको पता नहीं कि हमें करना क्या है, इसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं। तो आज हम आपके सामने अवेयरनेस लेके आए, अवेयरनेस सेशन लेके आए, जहां हम आपका कुछ वक्त लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप यहां से इस मुद्दे को अपने अपने एंड से लेके जाएं और हमारे स्टॉप एसिड अटैक के लोकल एक्टिविस्ट, लोकल कैंपेनर बनिए। तो सबसे पहले मैं सवाल जवाब के थ्रू ये राउंड रखना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब प्लीज इंटरैक्ट कीजिएगा और मैं सवाल के साथ ही शुरू करना चाहता हूं, है ना। आप लोग से सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि एसिड अटैक सर्वाइवर पे जब एसिड अटैक का हमला होता है तो उनकी सबसे इमीडिएट नीड क्या होती है? कोई बता सकता है? सबसे पहली नीड, सबसे इमीडिएट नीड एसिड अटैक सर्वाइवर की लाइफ में क्या होता है जब उन पे एसिड अटैक होता है? उसी टाइम मेडिकल नीड, फर्स्ट एड। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ओके, और कोई रखना चाहेगा कुछ? जी 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 जी। एक पॉइंट मिस कर गए हैं जो नहीं हो पाता,
जब किसी पे तेजाब फेंकता है तो वो इमीडिएट नीड उनकी इन तमाम चीजों से पहले होती है सपोर्ट की। जब भी किसी के ऊपर तेजाबी हमला होता है, एसिड अटैक होता है, मार्केट प्लेस में हमने जितना देखा है, लोग घेरा बना के खड़े हो जाते हैं, सर्वाइवल तड़प रही होती है, कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ना चाहता। सबसे इमीडिएट और नोबल नीड होता है सर्वाइवर की लाइफ में कि कोई उनके सपोर्ट पे है। अगर कोई इंसान, आप देख रहे हैं तमाम सर्वाइवर के, किसी एसिड अटैक सर्वाइवर के चेहरे पे ज्यादा दाग है, किसी के चेहरे पे कम दाग है, किन्हीं का मेडिकल खर्च ज्यादा होता है, किन्हीं का कम होता है। ये क्यों होता है? एक तो एसिड की किस तरह का एसिड यूज हुआ है वो तो फैक्टर है ही। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें आ जाता है कि अगर आप वक्त रहते एक इंसान सपोर्ट करता है तो वो 70 गुना मेडिकल कॉस्ट को कम कर सकता है एक आगे कदम बढ़ाने से। दूसरा, ये तो चेहरे पे जो आप दाग देख रहे हैं ना, 5 से 7 गुना दाग जो है आप चेहरे पे कम कर सकते हैं उस एक सपोर्ट पे। लेकिन लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मेरे ऊपर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो सकती, मेरे ऊपर अगर हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा। तो एक लॉ है, पता नहीं लोगों को शायद पता नहीं है, तभी तो ऐसा होता है। लॉ का नाम है गुड समैरिटन लॉ। गुड समैरिटन लॉ के तहत अगर आप किसी भी सर्वाइवर की हेल्प करते हैं तो पुलिस आप पे क्वेश्चन नहीं कर सकती। आप सर्वाइवर की हेल्प कीजिए, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाइए, तो आपको कुछ नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई आप पे नहीं होगी। और आप ये करते हैं तो आप ना सिर्फ ये दोनों काम करते हैं, बट आप इमेजिन कीजिए आप लोग के शरीर पे, किसी के शरीर पे भी कभी कोई गर्म पानी, गर्म चाय लगी है? कैसा फील होता है बता सकते हैं? जी 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 जी। आप इमेजिन कीजिए कि इससे 20-25 गुना इंटेंसिटी के साथ वो दर्द होता है और आप उस दर्द में उन सर्वाइवर को राहत पहुंचा रही होती है। तो जब आप ये काम करेंगे तो आप सबसे ज्यादा नोबल काम करेंगे और जिंदगी भर आपको कोई एसिड अटैक सर्वाइवर याद रखेगा। तो अब आप इक्विप्ड हैं कि आप सपोर्ट पे जरूर जाएंगे। मेरा दूसरा सवाल, सपोर्ट तो कर लिया, मैं जा रही हूं सपोर्ट करने, मैं जा रहा हूं सपोर्ट करने, पर कैसे करें? तो बता सकता है नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कि हाँ, किसी पे तेजाबी हमला हुआ, अब मैं सपोर्ट करने जा रहा हूं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप एसिड अटैक हो गया, आप सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो हम सपोर्ट करने जा रहे हैं, जिसने किया है उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन। जी जी, थोड़ा पीछे आइए, बिल्कुल इमीडिएट टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। या जैसे कि बहुत लोगों ने कहा, यहाँ पे एक मिथ को भी बर्स्ट करना है, जरूरी होता है, बिकॉज हम यहाँ अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी होता है इमीडिएटली जब आपने किसी को देखा कि किसी पे एसिड अटैक हुआ है, तो सबसे इमीडिएटली आपको करना यह है कि आपको पानी मुहैया करवाना है। किसी ने कहा दूध, किसी ने शायद क्रीम भी कहा, यह मिथ है। दूध और हानिकारक होता है, दूध नहीं अप्लाई करना है। ये एक होता है ना व्हाट्सएप फेक न्यूज वगैरह जो चलता है, ये इसका इंफॉर्मेशन है। तो दूध अप्लाई नहीं करना है, हमें पानी लगाना है। नाउ बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे जो आप सीख के जाएंगे कि जब एसिड अटैक का हमला होता है तो आप अगर डायरेक्ट पानी मारिएगा तो एसिड इतना करोसिव एलिमेंट है कि वो पानी का स्प्लैश अगर आप पे लगेगा तो आप पे भी अटैक्स के दाग आ सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए कि अगर एसिड अटैक सर्वाइवर के चेहरे पे हमला हुआ है और आपने पैनिक होके, आपको पता है पानी डालना, तो आपने पानी डाल दिया, तो वो चेहरे से इतना करोसिव एलिमेंट है कि वो चेहरे का एसिड अगर बॉडी के अलग पार्ट में आएगा तो बॉडी को जला देगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, नगमा डेमो दे सकती है यहाँ पे। अगर किसी सर्वाइवर पे, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द केसेस चेहरे पे होता है, उसमें बात करेंगे कि चेहरा पे ही क्यों अटैक होता है। मोस्ट ऑफ द सर्वाइवर जिनके चेहरे पे अटैक होता है, तो आपको करना क्या है कि जब आपने देखा राह चलते किसी पे एसिड अटैक हुआ है, आपको पैनिक नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, पानी लेके जाना है और सर्वाइवर के अगर चेहरे पे हमला हुआ है तो चेहरे को बॉडी से अलग करते हुए पानी इस तरह से डालना है कि वो जमीन पे गिरे। अगर हाथ में हुआ है तो बॉडी से अलग करते हुए पानी इस तरह डालना है कि वो जमीन पे गिरे, जिससे क्या होगा कि, और डिस्टेंस बनाते हुए, जिससे क्या होगा कि वो आप पे भी छींटे नहीं पड़ेंगे और सर्वाइवर के अलग बॉडी पे भी नहीं जाएंगे। तो अगर आप ये कर देते हैं तो सबसे नोबलेस्ट ऑफ द जॉब है। बट हम प्रे करेंगे, हम दुआ करेंगे, हम आशा करेंगे कि आपको वो दिन ना देखना पड़े कि आप रात चलते किसी पे एसिड अटैक होते हुए देख रहे हैं। राइट, हम सब ये दुआ करेंगे, लेकिन फिर भी तो एसिड अटैक हो रहा है, तो हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, है ना। मेरा दूसरा एक और सवाल है कि आप लोगों को क्या लगता है सबसे जेनरिक कॉज, मैं सबसे जेनरिक कॉज पूछ रहा हूं, जेनरिक कॉज एसिड अटैक का क्या होता है? एसिड अटैक क्यों होता है, उसका सबसे जेनरिक कॉज बताइएगा।
कोई बता सकता है? ओके, ईगो हर्ट हो रहा है। मैं और जेनरिक पे पूछ रहा हूँ, और जेनरिक क्या कॉज हो सकता है? जी जी जी, और थोड़ा जेनरिक, बिल्कुल विजिबल। एब्सोल्युटली इट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ एसिड। 2013 में ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पहल की वजह से पूरे भारतवर्ष में एसिड अटैक को बैन कर दिया गया था। इलीगल एसिड सेल बैन इंडिया में। लेकिन आज भी एसिड मिलता है। वो कहते हैं ना, एसिड बिकेगा नहीं तो एसिड बिकेगा नहीं, लेकिन एसिड मिल रहा है। मैं मानता हूं 1000 लोग जो एसिड खरीद रहे हैं वो अपने घर के कामों के लिए खरीद रहे हैं, पर वो जो 1001वां व्यक्ति, या कह लीजिए 1,01वां व्यक्ति जो एसिड खरीद रहा है, वो किसी के ऊपर हमला करने के लिए खरीद रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि उन 1000 लोगों ने, उन लाखों लोगों ने उस एसिड की प्राप्ति करके, उस एसिड को बेच के, उस एक आदमी को एक्सेसिबल बनाया उस एसिड को, आपको लगता है कि वो उतने ही इक्वली दोषी हैं जितना कि वो अटैकर? क्या आपको लगता है? तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम सब पहल करें कि अपने अपने घर पे या अपने रिलेटिव पे, कहीं पे भी आप देखें एसिड यूज हो रहा है, एसिड सेल हो रहा है, उसके खिलाफ मुहिम छेड़े। अगर आप तो शॉपकीपर से खुद कन्फ्रंट करें कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम इलीगल एसिड सेल नहीं कर सकते। अगर आप उसमें सक्षम नहीं तो पुलिस से कंप्लेन करें। अगर पुलिस से कंप्लेन करने में भी हेजिटेशन है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हमसे हेल्पलाइन नंबर लीजिए, हमारे लोकल एक्टिविस्ट बनिए। हम जाके पहल करेंगे कि एसिड आपके शहर में, चंडीगढ़ में कंप्लीटली एक्सेसिबल नहीं हो, इलीगल एसिड सेल चंडीगढ़ में ना हो। इसकी पहल आप लोग शुरू कर सकते हैं और इस तरह से जो है हम एसिड अटैक को रोक सकते हैं, राइट? तो हम सबको लोकल एक्टिविस्ट बनके इसको पहल करना है कि हम एसिड अटैक को रोक पाए, इसकी एक्सेसिबिलिटी को कम करें। ठीक है, हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, पर उस सेगमेंट पे जाने से पहले एक और सवाल, क्योंकि सवाल जवाब से काफी अच्छा वार्तालाप होता है। मैं एक क्वेश्चन चाहता हूं, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा बाद में, ठीक है? हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। पर मेरा सवाल ये है जो मैं चाहता हूं अपने दिमाग में सोचिएगा, अगर हम इंडिया में कंप्लीटली एसिड को बैन कर दें, कंप्लीटली एसिड को बैन कर दें, तो क्या वो सॉल्यूशन है? इस जवाब पे आते हैं। उससे पहले थोड़ा मूड को लाइट करते हैं। हमारे साथ एसिड अटैक सर्वाइवर नगमा जी हैं, जोरदार तालियां जी। तो नगमा जी के बारे में बताऊं आपको, सर्वाइवर और शीरो तो है ही, अमेजिंग सिंगर भी है। एक बार और जोरदार तालियां। तो नगमा जी एक ब्रीफ में आपको अपनी कहानी, अपने बारे में बताएंगी और एक प्यारा सा गाना आपके समझ पेश करेंगे। प्लीज नगमा। हेलो, मेरा नाम नगमा है और मैं बलरामपुर से हूँ। मेरे ऊपर अटैक 2014 में हुआ था। मेरे कजिन ब्रदर ने किया था। वो मुझे लाइक करता था, मुझसे शादी के लिए बोल रहा था और मैंने मना कर दिया था, इसलिए उसने मेरे ऊपर अटैक किया था। शायद इसलिए किया था कि चेहरा ही मतलब सबके लिए होता है। शायद हम लड़कियां भी यही सोचते हैं कि चेहरा ही हमारी पहचान है, खूबसूरती ही हमारी पहचान है, बट ऐसा नहीं हो, मतलब ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हमारी पहचान हम खुद बनाते हैं, हमारा चेहरा हमारी पहचान नहीं है। मुझे भी लगता था इस अटैक से पहले कि फेस ही मतलब सब कुछ होता है, तैयार होके जाओ ये वो, लेकिन अटैक के बाद पता चला कि हमारी पहचान हम खुद बनाते हैं। तो सर ने तो ऐसा कह दिया कि मतलब बहुत अच्छी सिंगर है, बट जैसा नहीं है। सुनाते हैं। सवार दे खुदाया, खुदाया जो अपने ही हाथों गवाया, वो लम्हा फिर से सवार दे, वो लम्हा फिर से
वो लम्हा फिर से सवार दे, वो लम्हा फिर से सवार दे। पल्ले पड़ी जुदाई रूठी लगे खुदाई, इश्क जदों रोग लग जावे। पल्ले पड़ी जुदाई रूठी लगे खुदाई, इश्क जदों रोग लग जावे। पल्ले पड़ी जुदाई टूटे ना तन्हाई, कोई तो आके दिल रंग जावे। रंग जावे रंग जावे दिल, रंग रंग जावे रंग जावे, रंग जावे दिल, रंग रंग जावे, रंग जावे रंग जावे दिल, रंग रंग जावे, रंग जावे रंग जावे दिल, रंग रंग जावे। पराया है लेकिन मुझे फिर भी ना अजनबी लगे, कि सदियों से आस पास जैसे रहते हुए मैं बिन सुने जान लूं इसे, ये बिन कहे मान ले मुझे, कि जैसे रूह ने बदन है दो पहले हुए। ये कैसे सिलसिले शुरू होने लगे, कि अपने आप को भी खोने लगे। सवार दे खुदाया, खुदाया जो अपने ही हाथों गवाया। वो लम्हा फिर से सवार दे, वो लम्हा फिर से सवार दे। पल्ले पड़ी जुदाई रूठी लगे खुदाई, इश्क जद रोग लग जावे। पल्ले पड़ी जुदाई रूठी लगे खुदाई, इश्क जद रोग लग जावे। पल्ले पड़ी जुदाई टूटे न तन्हाई, कोई तो आके दिल रंग जावे। रंग जावे दिल, रंग रंग जावे, रंग जावे रंग जावे दिल, रंग रंग जावे, रंग जावे रंग जावे दिल, रंग रंग जावे। Thank you. एक आवाज होता तालियां प्लीज। Very, very strange.